हेलो। नमस्ते साथियों। तो अब भगवान की कृपा से हम आ गए नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक वाइज करेंगे थोड़ा तो ठीक रहेगा, आपको समझने में आसानी होगी। और एक टॉपिक के अंदर जो भी फंडामेंटल है वो थोड़ा हम कर लेंगे। तो आज की डेट में आज हम करेंगे, जैसे आपने पिछले जब आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो उसमें एक दो चीज़ें ऐसी दी होती हैं जो कि बुक्स में थोड़ा मिलना थोड़ा मुश्किल होती हैं और समझने में मुश्किल होती है, लेकिन उसमें मार्क्स होते हैं, 1-2 नंबर का उसमें ज़रूर आता है। तो होता भी आसान है। एक बार इसको अगर आप कर लोगे, मैं कोशिश करूंगा इस तरीके से कि आपको याद रहेगा। तो मैं टॉपिक इस पे लिख दिया हुआ है कि आज पढ़ेंगे हम प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध मीन रेजिस्टेंस। हिंदी में इसको प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। ठीक है जी। अब रेजिस्टेंस तो हमने पढ़ा ही है, जैसे बी वाले फॉर्मूले की रेजिस्टेंस ये होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होता है या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होता है, दोनों में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में क्या फर्क है, तो वो हम देखेंगे। इसको हम शो करते हैं आर से पहला, और इसको हम शो करते हैं इस तरह से, सिंबल होता है जिसको आपने याद रख लेना, इसको बोलते हैं रो। जो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसका सिंबल है रो और रेजिस्टेंस का आर। दूसरा पॉइंट, इसकी जो एसआई यूनिट है, हमने स्टार्टिंग में बोला कि एसआई यूनिट का ही डिस्कस करेंगे। इसकी जो यूनिट है वो है ओम। ओम। और इसकी जो रेजिस्टेंस है, यूनिट है, उसको मापते हैं ओम मीटर। ओम मीटर। ठीक है जी, आपने याद रखना है, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन में इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं या उसमें मॉलिक्यूल क्या काम करता है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, हमने अपने पेपर की तैयारी करनी है। ठीक है, तो दो रेजिस्टेंस, दो आपने ये नोट कर लिया। अब जो आता कैसे है, ये रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या फर्क हो, रिलेशन क्या है। तो जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल। डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल की जो अपनी गुण है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। लेकिन वो क्या करता है, रेजिस्टेंस कितना होगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बल्कि जितनी लेंथ होगी उतना ही उसका रेजिस्टेंस होगा। लेकिन इसमें क्या है कि इंटरनल, इसको बोलते हैं हम इंटरनल, इंटरनल गुण, गुण या प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या गुण। ठीक है जी। थोड़ा सा आप कोशिश कर लेना कि इसको लिख भी लेना अपने रफ कॉपी में, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। थोड़ा मैं देख लेता हूँ कि कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, कैमरा चल रहा है, विजिबल है। अब आ गया इसका चौथा पॉइंट, जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स, इनवर्स का मतलब कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है एरिया, इसको बोलते हैं एरिया। एरिया इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया जिसको हम क्षेत्रफल भी बोलते हैं ना हिंदी में, क्षेत्रफल। अब एरिया का मतलब क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है कि जैसे अगर किसी कंडक्टर की लंबाई इस तरह से लंबाई लंबा है,
तो ये जो इसकी मोटाई होगी, ये जो मोटाई होगी, या मतलब थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं हम। तो इसको जो ये जो इसकी मोटाई होगी इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। इसको ए बोल दिया और इसके बीच में जो ये है वो एल आ गई, लेंथ। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। ये आपने रिलेशन याद रखना है, ये रिलेशन आपने याद रखना है कि अगर सीधा ऊपर है, जो भी चीज हमेशा ऊपर होती है, कि जैसे रेजिस्टेंस ऊपर एल है तो रेजिस्टेंस, अगर एल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ये अपोजिट है, अगर ए बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा मतलब कि ए जो है वो इसको भाग कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ए बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन जब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंडक्टर जितना लंबा होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। अब हमने देखा है कि एज ए टेलीकॉम टेक्नीशियन, जैसे पहले कॉपर वायर होती थी कि जी कॉपर वायर में ब्रॉडबैंड जा रहा है, फोन की आवाज तो आ रही है, लेकिन कॉपर की अपनी रेजिस्टेंस होती है उसकी 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर में उसकी लंबाई के अनुसार उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाती थी। जब वो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो हमारी जो वोल्टेज में हमने जो सिग्नल भेजा एक्सचेंज से, तो वो जाके वीक हो जाएगा। जब वीक होगा तो उसमें ब्रॉडबैंड जो सर्विसेज है वो धीरे हो जाएगी या डिस्कनेक्टेड हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें बीच में रिपीटर लगाने पड़ते थे, या उसको एम्पलीफाई करने का एक तरीका होता है, उसको देखते थे कि जी ये 3 किलोमीटर में चल पाएगा, 4 किलोमीटर में नहीं चल पाएगा, एक्सचेंज से दूर नहीं चल पाएगा। तो ये बहुत सारे पैरामीटर थे जो हम पहले ब्रॉडबैंड की सर्विस में करते जब हम कॉपर यूज करते थे। आजकल तो हमने कॉपर को एफ टी टी एच फाइबर टू द होम उसमें कन्वर्ट कर दिया है। तो उसमें फाइबर होती है तो उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, ना के बराबर होता है। तो हमने ये देख लिया कि एल की क्या इंपॉर्टेंस है। एल बढ़ेगी मतलब लंबाई बढ़ेगी कंडक्टर की, कॉपर की लंबाई बढ़ेगी तो उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसलिए हमारे जो लैंडलाइन कनेक्शन थे उसमें ब्रॉडबैंड लगाते थे, जो लंबे डिस्टेंस पे होता था उसका ब्रॉडबैंड नहीं चलता था या चलता था रुक रुक के चलता था, और उसकी क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती थी। ठीक है, तो आपने इससे इस रिलेशन से ये याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस है वो एल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन ए बढ़ेगा क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब अगर इसकी कंडक्टर की मोटाई बढ़ा दें, कंडक्टर की मोटाई बढ़ा दें और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरह से आएगा, अगर लंबाई में हम लें ऐसे करके, तो ये जितना मोटा होगा उतने उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें रेजिस्टिविटी में आ जाएं। आर बराबर रो लेंथ अपॉन एरिया, ये रो है, इसको हम रो बोलते हैं। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जब फार्मूला है, मतलब कि ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये जो समानता का जो सिंबल हटाते हैं तो कुछ ना कुछ उसका कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट मतलब कि वो एक ही वैल्यू रहती है उसकी, तो एक ही वैल्यू रहती है। तो अगर इसको थोड़ा सा इस फार्मूले को एक्सटेंड करते हैं तो ये आता है रो एल इंटू ए। ठीक है, अब हमने बोला कि इसकी जो रो की जो यूनिट है वो होती है ओम मीटर, तो वो कहां से आई, वो हम इस फार्मूले से ही निकालेंगे। अब रो है जो हम मैथमेटिकली करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, मान ली कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है राइट हैंड साइड। तो इसको क्या करते हैं हम, रो को यहीं पे ले लेते हैं, या हम जो रो है उसको रो को यहां पे ले आते हैं, रो को यहां ले आते हैं, तो आर तो ये इधर पहले ही था, ए ए डिवाइड कर रहा था यहाँ पे, ए जो था यहाँ पे भाग कर रहा था, लेकिन जब भी बराबर के बीच में ए को यहां पे लाएंगे, दूसरी जगह लाएंगे, तो ए जो जो मल्टीप्लाई कर रहा होता है, जो गुणा कर रहा होता है वो भाग करने लग पड़ता है, जो भाग कर रहा होता है वो गुणा करने लग पड़ता है। तो ए इधर गया, ये ए आ गया, और एल गुणा कर रहा था, एल डिवाइड हो गया, एल डिवाइड हो गया। तो अब क्या हुआ, एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड। भुजा किस में मापते हैं हम, मीटर में, तो एरिया का क्या
एरिया किस में बोलते हैं? बोलते हैं स्क्वायर मीटर जी, 500 स्क्वायर मीटर। तो जो यहां पे क्या आ गया? मीटर स्क्वायर। और एल जो है वो किस में आ गई? एम में। और रेडियस ऐसे रह गया आर। तो 1 मीटर, लेंथ लेंथ एक कट गई, लेंथ लेंथ कट गई, तो क्या बच गया इसमें? आर एम। आर किस में होता है? ओम में। और मीटर वैसे ही है। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो आ गई ओम मीटर, इस फार्मूले से। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताया है। मेरे हिसाब से आपको इसको आ जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने नोट्स बना लें, कुछ लिख लें तो अच्छी बात है। पीडीएफ आपको देंगे तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अगर दोनों को ऐसे आपके सामने पेश करूंगा तो आपको दोनों याद रहेंगी। तो 2-4 क्वालिटी और इसमें लिख लेते हैं। जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो सेम रहती है। तो हम इसको लिखेंगे ये चेंज चेंज हो सकती है, लेकिन ये सेम रहती है। तो यहां से एक पॉइंट आपने याद रखना कि जो रेजिस्टेंस है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो चेंज हो जाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका बढ़ेगा, बदल जाएगी, लेंथ बढ़ेगी, कम होगी, चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये मटेरियल की अपनी क्वालिटी है। मान ली कि इतना सा मटेरियल है तो वो अंदर में उसकी वो क्वालिटी है जो कि करंट को पास नहीं होने देती है। रेजिस्टेंस का मतलब आपको पता ही है कि मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उसको करंट को पास नहीं होने दे रही है। तो इसमें जो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, इसमें मटेरियल इतना है, उसकी अंदर की प्रॉपर्टी है, अंदर का गुण है जो कि इसको जितना इसका करंट को फ्लो करने से रोकने के लिए जितनी इसकी कैपेसिटी है, अगर यहां पे इतना है तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तब तो चेंजेस आते हैं उसमें, लेकिन वो एक अंदर की क्वालिटी है, अंदर का गुण है इसका, जो कि सेम रहता है। आपने इतना रखना है कि अंदर की जो मालिक उतने छोटे छोटे उसके प्रोटीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अंदर उसमें जो रेजिस्टिविटी पैदा करते हैं वो उतना ही वो सेम रहता है। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो सेम रहता है, लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ और एरिया, मतलब फिजिकल फिजिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग वो बदल जाता है। अगर रेजिस्टिविटी के केस में इतना बड़ा है, अगर उसको काट देंगे तो उसका रेजिस्टेंस फिर भी, रेजिस्टिविटी फिर भी उसकी उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, वीडियो को आप रोक लें, और रोकने जल्दी जल्दी अगर आपने देखना है तो थोड़ा स्पीड इसकी 1.25 कर दो, स्पीड थोड़ी उसकी स्पीड बढ़ने से आपका टाइम बच जाएगा। तो अब मेरे को ये साफ करना पड़ेगा, साफ करके हम आगे इसका रिलेटेड जो रिलेटेड इसके रिलेटेड जो हमारे पास जो न्यूमेरिकल आया है वो करेंगे हम फिर। थोड़ा सा आगे वीडियो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा बोर्ड साफ होने में टाइम लग रहा है, लेकिन हमारे अपने घर की बात है तो एक आपको जो क्वेश्चन आया हुआ है इसका पढ़ाने का यही पर्पज था कि हमारा जो न्यूमेरिकल है वो जो आसान सा न्यूमेरिकल आएगा
तो उसमें आपको करने में कोई दिक्कत ना हो और सीधा आप उसके आंसर को टिक करके आ जाएं, ओके करके आ जाएं। क्वेश्चन आपका आया हुआ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ conducting material depends upon ये है इसका material area of cross section B है area of cross section and length C ऑप्शन है nature of conductor material length of अब पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं, उसका क्या मतलब होता है वो आते हुए भी गलत हो जाता है, तो हमने बिल्कुल नहीं करना है। जितना आसान क्वेश्चन होगा उसको बार बार उसको देखना है कि गलत ना हो जाए, उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं जो आसान क्वेश्चन लगता है। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, पहले तो ये कि आपको क्लियर कर दिया रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं या रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, जिसको कि हम रो से देख चुके हैं। अब रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो बोला पहला ऑप्शन है मटेरियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो मटेरियल जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? पहला ऑप्शन है मटेरियल के क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ। ठीक है, ये कुछ लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है, लेकिन हमने देखना है कि आंसर तो लग रहा है लेकिन पूछा क्या है? पूछा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, फिर पूछा है नेचर ऑफ द कंडक्टर मटेरियल और लेंथ ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। अब हमने वो फार्मूला भी देखा था कि जो आर था वो एल और ए के ऊपर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, लेकिन जो रो बताया था हमने कि वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है कि मटेरियल की क्या नेचर है। जो मटेरियल एक बार जो रेजिस्टिविटी पैदा करेगा, रेजिस्टेंस करेगा, वो उसकी रेजिस्टिविटी होगी, वो चेंज नहीं होती कभी भी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए इसका जो ऑप्शन है वो है सी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द कंडक्टर मटेरियल या कंडक्टिंग मटेरियल। नेचर ऑफ द कंडक्टर मटेरियल आपने याद रखना है जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। और अगर यहां पे रेजिस्टेंस आ जाता, रेजिस्टेंस आ जाता तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ आ जाता। तो उसमें आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में आया हुआ है। मैं इसलिए बोर्ड पे लिख रहा हूं, इसमें टाइम भी लग रहा है, लेकिन लिखते लिखते क्या होता है कि आपको एक रिवीजन याद आ जाएगी। जब एक बार आप देख लोगे कि मैंने यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन लिखा था, उस क्वेश्चन के बारे में हमने ऑप्शन दिए थे, जब मैं ऑप्शन लिख रहा हूं तो आप उसको देखेंगे कि ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, और फाइनल ये वाला आंसर क्यों है वो हमने पहले लेक्चर में अभी इसको पढ़ लिया हमने। देख लीजिए, कोई भी इसमें कोई मिस्टेक या कोई आपको ना समझने वाली या कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर इस लेवल पे आपको कुछ लगता है कि कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है, पूछ सकते हैं। बाकी करिए आप जो
कोशिश आप की तरफ से हो सकती है। थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको फिर। अब एक क्वेश्चन आपको आया है कि हीटिंग एलिमेंट, इसमें सिलेबस में भी है कि हीटर के बारे में या हीटिंग एलिमेंट के बारे में बताइए। एप्लीकेशन ऑफ हीटर, इलेक्ट्रिक करंट लिखा है और हीटर। तो हीटर हमारा लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्सचेंजेस में काफी जगह हमें हीटर मतलब एक्सचेंज को हमने कोल्ड करना है, ठंडा रखना है, वो डिपेंड करता है। कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जिसको हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही हमें रखना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जो होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे हीटिंग इस पे काम करता है। और वैसे भी एज ए टेलीकॉम टेक्नीशियन हमें पता होना चाहिए कि हीटर की या हीटिंग जो एलिमेंट है उसकी क्या क्वालिटी होती है। तो जो हीटिंग एलिमेंट होता है, अब आपने देखा होगा कि घर में जो वायर है, कॉपर वायर है, घर की कॉपर वायर को आपने करंट दिया, लेकिन ये करंट तो फ्लो करेगी लेकिन इसमें हीट पैदा नहीं होगी। नो हीट, ठीक है। लेकिन हमने जो एक हीटर होता है जो खाना बनाने के लिए लगता है, ऐसे गोल करके आता है जिसमें कि ऐसे ऐसे करके वायर लगी होती है और इसको हम एसी सप्लाई देते हैं। तो ये क्या करता है, ये हीट करता है मीन की गर्मी देगा। अब हीटर का पर्पज जो है वो किसी जगह में लाइट जलाना नहीं है, रोशनी करना नहीं है। हीटर का मतलब है कि हमें हीट चाहिए, रोशनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर बल्ब के केस में लें हम, तो बल्ब के केस में क्या है, हमें रोशनी चाहिए, हीट नहीं चाहिए। इस केस में जब हीट पैदा होगी तो पावर लॉस होगा, और यहां पे अगर लाइट पैदा होगी, हमें हीट चाहिए, तो समझो वो हमारा एनर्जी का लॉस हो रहा है। वैसे तो जनरली बोला कि हीटर जब बड़ी अच्छी हीटिंग करता है तो वो लाइट कलर का हो जाता है। लेकिन हमें ये इसको बैलेंस रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मतलब कि हम हीटर के लिए जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उससे इतनी ज्यादा हमारी बिजली खर्च हो जाए कि उसका बिल इतना आ जाए, तो उसका हमें कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि हम लकड़ी जला लें या कोई और अल्टरनेट देखें या गैस चूल्हा चला लें। तो हमने इस मटेरियल को भी इस तरीके से देखना होता है। ये जब हमारे साइंटिस्टों ने इसको फाइनल निकाला था, जैसे नाइक्रोम है, नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट है सबसे बढ़िया, तो उसको देखते देखते रिसर्च करते करते एक एलिमेंट उसने ऐसा निकाला, एक ऐसा मटेरियल निकाला जिसकी की हीटर हीट ज्यादा देता था, वो रोशनी से उसको ज्यादा मतलब नहीं था। तो आपने हीटर के केस में आपने याद रखना कि जो हीटर मटेरियल है उसकी हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। जो हीटिंग मटेरियल होता है उसकी हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस से ज्यादा मतलब नहीं है हमें। हाई, आपने बस इतना रख लेना कि हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, या इसको हाई
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसका ओम आपको ओम मीटर हमने इसकी यूनिट बताई दी है। तो हीटर के केस में हमारे पास उसकी हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस की बात नहीं करें, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है कि मान लीजिए कि हमने हीटर को जो घर में खाना बनाने के लिए, आप उसको सोच लो, हीटर को लिया, खाना बनाया, ऐसा ना हो कि वो दूसरे दिन टूट जाए, मेल्ट ही हो जाए। गर्म हो रहा है इसका मतलब कि वो मटेरियल जो है वो ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हमने एक बार उसको गर्म किया और उसके बाद वो मेल्ट हो गया, टूट गया, पिघल गया। तो हमें क्या देखना पड़ेगा इसमें कि जो हीटर का जो मटेरियल है या हीटिंग मटेरियल जो है, इसको हम बोल देते हैं हीटिंग मटेरियल। जो गुण है हीटिंग मटेरियल के, गुण क्या है? एक तो उसकी हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, दूसरा गुड गुड टेम्परेचर बेयरिंग गुण। गुड बोलो या इसको हाई बोले तो ज्यादा ठीक रहेगा। हाई टेम्परेचर बेयरिंग प्रॉपर्टी। हीटिंग मटेरियल की हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर बेयरिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो टेम्परेचर पे कुछ ऐसे आए और पिघल जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हीटर हमारे कई कई सालों सालों चलते हैं। या फिर जैसे गीजर का भी ले लीजिए, तो ऐसा ना हो कि गीजर लाए और अगले दिन एक दो दिन चला के वो खराब हो जाए, तो उसकी जो अपनी ही गर्मी से कहीं वो पिघल ना जाए। तीसरा क्या है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो ताकत है, जैसे किसी चीज को हम खींचते हैं तो वो टूटती नहीं है, तो इसका मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ ठीक है। हमारे इसमें टेक्निकल में इसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इसके जो मैकेनिकल गुण है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, वो अच्छी होनी चाहिए। गुड गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी किसके? हीटिंग मटेरियल के। हीटिंग मटेरियल के, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, क्वेश्चन आए भी होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो पूछेगा कि मटेरियल कौन सा होता है। नाइक्रोम होता है, सबको पता है। ठीक है, नाइक्रोम। हीटिंग मटेरियल जो सबसे बढ़िया है उसको नाइक्रोम मानते हैं। वो हीट ज्यादा देता है, पक्का होता है, हाई टेम्परेचर पे वो काम करता है बढ़िया। ठीक है जी, तो नाइक्रोम जो है वो हीटर में यूज होता है और गुड मैकेनिकल उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। चौथा गुण इसका डक्टाइल। डक्टाइल डक्टाइल होता है कि खिंचाव। खिंचाव मतलब कि एक इतनी सी अगर तार है, उसको खींच के हम इतना कर दें तो वो टूटे ना, इसी चीज को हम बोलते हैं डक्टाइल। ये मतलब वो खींच जाए लेकिन टूटे ना। ऐसा नहीं कि वो, जैसे आप एलिमेंट को देखेंगे डक्टिलिटी, ये तीन चार प्रॉपर्टी आपने उसकी याद रखनी है। ठीक है, तो इसको इतना ही कर लेते हैं। एक हमारा न्यूमेरिकल हो गया। और इसकी जो ऑक्सीडेशन भी होती है एक, पांचवा आप लिख लीजिए। जो मटेरियल हीटिंग मटेरियल है उसकी ऑक्सीडाइजेशन
आसानी से ना हो, उसकी ऑक्सीडाइजेशन को रेजिस्ट करे, वो आसानी से उसकी मटेरियल की ऑक्सीडाइजेशन ना हो। बल्कि जब भी हमने देखा ना कि सुना है कि जैसे आग को बुझाना हो, कहीं पे आग लगी हुई है, आग को बुझाना हो तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी कर दो। जैसे ऑक्सीजन की कमी करेंगे तो वो आग बुझ जाती है, या ऑक्सीजन ना हो। तो जब भी कोई एलिमेंट, जो हीटिंग एलिमेंट है, जब उसमें गर्मी पैदा होती है, वो गर्म होता है, तो उसमें ऐसा वो मटेरियल होना चाहिए जो आसानी से हवा के संपर्क में आके मेल्ट ना हो जाए, पिघल ना जाए वो। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। अभी के लिए हम इस चैप्टर में, क्योंकि ये जो टॉपिक है छोटा सा अलग से, और इसके ऊपर कम से कम 3 क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे, तो हमने इसको, आप देखिए, इसको समझिए और करिए आप। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू, एक अलग टॉपिक करेंगे उसमें, तो अभी आप इसको देख लीजिए। ठीक है जी, तो करिए तैयारी। मेरी तरफ से आपको गुड लक, लगे रहिए।